बच्चों, आज हम कक्षा 12 का अध्याय 17 मुद्रा की परिभाषा पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने मुद्रा का अर्थ और वस्तु विनिमय की कठिनाइयां हमने पढ़ ली थी। आज मुद्रा की परिभाषाओं में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपनी भिन्न परिभाषाएं दी है इस संदर्भ में, लेकिन इसका एक जो सर्वमान्य परिभाषा अभी तक भी या इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा जानना बहुत कठिन है, क्योंकि मुद्रा में सभी चीज समाहित है, जिसको हमने कल बताया था पिछले वीडियो में कि मुद्रा संग्राहकता और वैधानिकता का गुण समाहित करने की क्षमता रखती है। तो इसी चीज को हम बताने जा रहे हैं कि मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दी है। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए इस प्रकार मुद्रा की एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा की एक सर्वमान्य परिभाषा को जानना कठिन कार्य है। को जानना कठिन कार्य है, लेकिन अध्यापन की दृष्टि से कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए हैं इस संदर्भ में। अध्यापन की दृष्टि से हम इसको व्यापक बनाने की दृष्टि से भी बोले कि मुद्रा की जो परिभाषा या अर्थ है उसको व्यापक बनाने की दृष्टि से भी अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। फिर भी जानना तो कठिन है, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हम बता सकते हैं कि अध्ययन को व्यापक बनाने की दृष्टि से निम्न विद्वानों या अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई। निम्न अर्थशास्त्रियों द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्न दी गई है, परिभाषाएं दी गई। अब इसने क्या क्या परिभाषा दी है हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, हम 4 या 5 परिभाषाएं डिस्कस करेंगे, उसमें से आप 1 या 2 को याद करें परीक्षा की दृष्टि से। मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको जिस भी अर्थशास्त्र की डेफिनेशन लिखनी है वर्ड टू वर्ड तो इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करके लिखने हैं और उसी तरीके से आप उसको याद करके रखेंगे। 2-3 परिभाषाएं से याद करके रखिए, क्योंकि प्रश्न आ जाता है मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहली डेफिनेशन बताने जा रहे हैं बच्चों, हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स के अनुसार
देखिए इनके द्वारा परिभाषा में बताया गया कि मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह सामग्री है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने शब्दों में किस तरीके से लिखा है बच्चों, तो लिखने जा रहे हैं, मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, इससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। देखिए साफ साफ कहा गया है हार्टलैंड ब्रदर्स के अनुसार कि मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। कहने का मतलब मुद्रा के अंतर्गत वो क्रय करने की शक्ति और विक्रय करने की शक्ति वस्तुओं को समाहित है। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा हम सेलिगमैन के अनुसार, सेलिगमैन के अनुसार, देखिए आसान है और साथ ही साथ हम मुद्रा को भी समझते जा रहे हैं इन डेफिनेशन के द्वारा। हालांकि कोई इन डेफिनेशन की जो डेफिनेशन हम लिखवा रहे हैं, परिभाषाएं हैं, इनको जानना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्री ने अपने अपने मत या अपने अपने विचार इस संदर्भ में प्रकट किए गए हैं। सेलिगमैन के अनुसार देखिए मुद्रा को क्या बताया गया है, सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति का, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। ये कहने का मतलब हार्टलैंड ब्रदर्स द्वारा दी गई परिभाषा में मुद्रा को एक सामग्री बताया है, सामग्री जो एक तरीके का मिश्रण है, मटेरियल होता है ना, उसके अंतर्गत सब कुछ ही सम्मिलित है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति यानी कि वैधानिकता प्राप्त हो। मुद्रा कोई भी हो सकती है, अगर सरकार के द्वारा किसी भी चीज पे, हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि पुराने टाइम पर या इतिहास टाइम पर राजा महाराजाओं का जब शासन हुआ करता था, उस समय मुद्रा किसी भी वस्तु या धातु पर अगर राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी राजकीय मोहर अंकित कर देते थे, तो वह वस्तु राजकीय मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती है। इसी तरह से सरकार के द्वारा अगर किसी वस्तु को सामान्य स्वीकृति मिल जाती है, लीगली प्रमाणित कर दिया जाता है, सर्टिफाइड हो जाती है वो वस्तु, तो वो क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। तो सेलिगमैन के अनुसार यही बताया गया है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। देखिए डिफरेंस देखिए हार्टलैंड ब्रदर्स के अनुसार और सेलिगमैन के अनुसार। मुद्रा उन्होंने क्या बताया, मुद्रा वह सामग्री है, ठीक है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु, कहने का मतलब है कि वस्तु बता दी, लेकिन क्या, जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। तो बच्चों दो डेफिनेशन आपने लिखी है, दोनों डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं नैप के अनुसार, नैप के अनुसार उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला है मुद्रा को, कि मुद्रा क्या है, ये चीज बताने हमें इन दोनों का एक तरीके से समावेश किया है। कैसे, देखिए कोई भी
वस्तु एक तरीके से मुद्रा के बारे में डिस्कस करते हुए कह रहे हैं कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। मुद्रा कही जाती है। देखिए क्या चीज, इन्होंने भी एक तरीके से मुद्रा को वस्तु कहा है, ठीक है, तो सेलिगमैन की अनुसार थी जिसे सामान्य स्वीकृति का तो एक तरीके से राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। तो सेलिगमैन की एक डेफिनेशन को इन्होंने इस में प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित की जाती है, मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। वही चीज इन्होंने रिपीट की है, लेकिन कुछ अपने शब्दों में, जिन्होंने सेलिगमैन ने उसी को सामान्य स्वीकृति करके इस चीज को बताया। सामान्य स्वीकृति का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दिया कि राज्य द्वारा मुद्रा घोषित करना, सामान्य स्वीकृति हो गई, यानी कि लीगली वैधानिकता मिलना, वो क्या कही जाती है बच्चों, मुद्रा कही जाती है। इसी तरीके से हम डेफिनेशंस का क्रम आगे बढ़ाते हुए मार्शल की परिभाषा को बता रहे हैं। मार्शल के अनुसार, मार्शल एक कॉर्पोरेट अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें एक नई क्रांति लाने का सबसे ज्यादा श्रेय मार्शल के ऊपर जाता है। तो मार्शल के अनुसार मुद्रा की क्या डेफिनेशन दी गई है, देखिए समझेंगे। मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित, मुद्रा में ये सब वस्तुएं मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है, मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है देखिए कुछ डेफिनेशंस जो है वो आपस में मिलती जुलती है, क्योंकि मुद्रा का सही मायने में तो अर्थ यही है कि मुद्रा अपने आप में सर्वग्राहता है और वैधानिकता, दोनों गुणों का समावेश है। उसी के ऊपर आधारित करते हुए चीज बताइए, मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी विशेष समय अथवा स्थान की जाती है, जो किसी समय अथवा विशेष स्थान में देखिए इसमें समय और स्थान को भी महत्व दिया गया है कि मुद्रा का जो क्रय विक्रय करने की शक्ति है, सर्वग्राहता या वैधानिकता का जो गुण है, वो समय और स्थान को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड करते हुए अपने डेफिनेशन को बताया है कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है
जो किसी समय अथवा विशेष स्थान में क्या विशेष स्थान में बिना संदेह या बिना संदेह या बिना सोचे समझे, क्योंकि वैधानिकता प्रमाणित है इसलिए बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल, कहने का मतलब जो किसी समय अथवा विशेष स्थान में बिना संदेह या बिना जांच पड़ताल के वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने के जांच पड़ताल के वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने, कहने का मतलब वही क्रय विक्रय करने की शक्ति इसमें समाहित है, खरीदने तथा व्यय के भुगतान के तथा व्यय के भुगतान के, यानी कि क्रय और विक्रय, खरीदना क्रय, व्यय मतलब हम उसके ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं उसके भुगतान के साधन के रूप में, साधन के रूप में, साधन के रूप में सामान्यता स्वीकार की जाती है। देखिए मार्शल के अनुसार भी डेफिनेशंस में उन्होंने सब कुछ कह दिया है, एक तरीके से जो मुद्रा के कार्य है वो सारे ही इन्होंने समझा दिए कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित है या की जाती हैं जो किसी समय अथवा विशेष स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने तथा व्यय के भुगतान के साधन के रूप में सामान्यता स्वीकार की जाती है। तो डेफिनेशन में बच्चों सब कुछ क्लियर पता चल रहा है कि मुद्रा में वे सारे गुण सम्मिलित है, जिसके जो मुद्रा जैसे आपने बताया कि हार्टली विदेश के अनुसार उन्होंने सामग्री बताया, सामग्री का मतलब सभी कुछ उसमें मिश्रण के रूप में समाहित है, क्रय विक्रय शक्ति है। दूसरी सेलिगमैन ने उन्होंने वस्तु बताया कि उसको जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। तीसरी मार्शल के अनुसार और लैब के अनुसार डेफिनेशन पढ़ी। लास्ट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं किनले के अनुसार। किनले अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार हम क्या डेफिनेशन देने जा रहे हैं। किनले के अनुसार तो मुद्रा की क्या परिभाषा दी है मुझे, इन्होंने भी मुद्रा को एक ऐसी वस्तु कहा है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो या उसके अंतर्गत उसे वैधानिकता और संग्राहकता का गुण भी शामिल करते हुए अपने डेफिनेशंस को बताया है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, मुद्रा एक
मुद्रा एक ऐसी वस्तु है निर्णय के अनुसार हम लिखवाने जा रहे हैं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतया विनिमय के माध्यम, जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमने मुद्रा का अर्थ समझा था, उसके अंदर मुद्रा के कार्यों को देखा था कि मुद्रा जो है वो क्या क्या कार्य कर सकती है, उसी का वर्णन करते हुए इन्होंने लिखा है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान अथवा या तो विनिमय का माध्यम यानी कि एक्सचेंज का एक माध्यम है, वो क्या चीज है? मुद्रा। मुद्रा को हमने विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, कहने का तात्पर्य मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, उन्होंने भी क्या बताया है? मुद्रा को एक वस्तु बताया है जिसे सामान्यतः विनिमय का माध्यम, विनिमय जिसको हम एक्सचेंज बोलते हैं, एक सोर्स है, ये एक्सचेंज का एक सोर्स है कि जब वस्तु विनिमय की कठिनाइयां आई थी तो उस समय जो कठिनाइयां आई थी उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही मुद्रा का इन्वेंशन हुआ। उस टाइम विनिमय का माध्यम था वस्तु के बदले वस्तु, लेकिन यहाँ विनिमय का माध्यम क्या हो गया कि मुद्रा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करना आसान हो गया। वस्तु विनिमय के टाइम जो समय वस्तु प्रणाली चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, वो बहुत ही कठिन हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रणाली के इस मुद्रा के इन्वेंशन के बाद विनिमय का माध्यम बहुत ही सरल और समय बचत के हिसाब से बहुत ही आसान हो गया। अथवा मूल्य का मान, यानी कि मूल्य का मान हो गया, एक वैल्यू तय हो गई है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का मापन कठिन था। बच्चों आपको ध्यान हो, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वस्तु विनिमय की हमने 5 प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन किया था। उसमें एक था कि वस्तु के मूल्य के मापन में कठिनाई। सबसे सारी कठिनाइयां बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन वस्तु का मूल्य अगर मालूम नहीं पड़ता था तो क्या किसको माध्यम बना करके हम आदान प्रदान करें, मान ही नहीं था, वैल्यू ही नहीं थी वस्तु की, तो वो सबसे बड़ी कठिनाई थी। तो यहाँ मुद्रा के इन्वेंशन से ये जो मूल्य है, मूल्य का जो मान है यानी वैल्यू है, वो आराम से उनको पता लगने लगे। किसके इन्वेंशन से? मुद्रा के। यानी कि मुद्रा के कार्यों में हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक के रूप में प्रयोग और स्वीकार किए जाने वाली वस्तु है। जिन्होंने इंग्लिश के अनुसार इन्होंने इस तरीके से अपनी डेफिनेशन को या मुद्रा की एक परिभाषा को रखते हुए समझाया। तो बच्चों, हमने अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो सही परिभाषा है उसको जानना, मुद्रा की सही परिभाषा जानना अत्यंत कठिन कार्य है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं का क्या कंक्लूजन है या क्या निर्णय निकला कि हमने परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्र की पढ़ी, अलग अलग डेफिनेशन दी, जैसे हमने बता दिया था। हार्टली विजर्स के द्वारा क्या थी? इन्होंने क्या बोला था
कि एक वस्तु है, क्या चीज? मुद्रा, जिससे हम वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। ठीक है, मैं काफी तैयार कर रहे हैं। दूसरा, नैप के अनुसार वस्तु को उन्होंने कहा सैलिड मैट्रिक्स का, यहाँ पर हम लिखेंगे एक सामग्री को डेफिनेशन दी, क्या चीज? मुद्रा एक सामग्री है। नैप के अनुसार हम बता रहे हैं कि मुद्रा को उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने भी यही बोला था, मुद्रा एक वस्तु है। ठीक, जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है। ठीक है, इसी तरह से साइलेंट मैन ने क्या बताया था? एक छोटा सा प्रारूप जो हम अभी पढ़ चुके हैं उसके बारे में। साइलेंट मैन द्वारा बताया गया मुद्रा एक वस्तु है। कंक्लूजन यही है कि मुद्रा एक वस्तु है जिसके अंतर्गत और किसी भी सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यही चीज रहेगी। तीसरी मार्शल ने बताई थी, मार्शल के अनुसार मुद्रा में सारी वस्तुएं सम्मिलित थी। वस्तुएं जो थी मार्शल के अनुसार मुद्रा में सभी वस्तुओं का समावेश किया है, सभी वस्तुओं का समावेश किया है। इस तरीके से आपके पास 5 अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई डेफिनेशन का छोटा पद या रफ पद हमने ये बता दिया कि किस किस के द्वारा कैसे कैसे डेफिनेशंस दी। लेकिन सभी ने देखा, हमने कॉमन चीज कि सभी ने मुद्रा का एक वस्तु बताया है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, या मुद्रा में वह सब चीजें समाहित है जिससे हम सर्वव्यापक होते हैं मुद्रा को, वो गुण समाहित है। दूसरा, मुद्रा का जो परिभाषा है या मुद्रा का जो अर्थ है वो हम मुद्रा के कार्यों से लगाते हैं। किनके अनुसार? किनके अनुसार। उन्होंने मुद्रा का जो अर्थ है या मुद्रा की एक परिभाषा दी है उसके कार्यों से लगाई गई है। वास्तविकता में देखा जाए तो अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको व्यापक बनाने की दृष्टि से तो परिभाषा समझ ली बच्चों, लेकिन अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें या अगर हम इसका निष्कर्ष पर पहुंचे तो मुद्रा की उपरोक्त डेफिनेशन बहुत ही मुश्किल है। हम उसको किस रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं मुद्रा की सही डेफिनेशन को, तो ध्यान देने वाली बात है कि हमने परिभाषाएं पढ़ी अलग अलग अर्थशास्त्रों के द्वारा, लेकिन फिर भी कोई सही परिभाषा हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि मुद्रा अपने आप में एक व्यापक वस्तु है, मुद्रा में सब कुछ समाहित है, इसलिए इसकी कोई भी डेफिनेशन अभी निकल करके सामने नहीं। तो हम कह सकते हैं परिभाषाओं के जो हमने अध्ययन जो किया है, परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि या एक तरीके से निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हमने सब परिभाषाएं पढ़ी और उसके पश्चात हम मुद्रा के दो ऐसे महत्वपूर्ण गुणों को मान सकते हैं, मुद्रा के दो महत्वपूर्ण
गुणों को मान सकती है। कौन से वो दो महत्वपूर्ण गुण है बच्चों? पहला, और दूसरा। लेकिन शुरू से एक ही चीज डिस्कस करते जा रहे हैं, इसके मुद्रा के अर्थ से संबंधित वही चीज है कि मुद्रा में हम देख रहे हैं सारी परिभाषाओं को अगर हमने कॉमन रूप में देखा है तो मुद्रा के अंतर्गत ऐसी क्या चीज विद्यमान है। तो हमने देखा कि पहला गुण सामान्य स्वीकृति। मुद्रा में पहला गुण सामान्य स्वीकृति और दूसरा गुण वैधानिकता। ये जो दो गुण है ये दोनों ही गुण मुद्रा में समाहित है। तो इस प्रकार मुद्रा की जो है सर्वमान्य परिभाषा क्या दी जा सकती है इनके गुणों के आधार पर बच्चों? ये हम जो परिभाषा है हमारी जो एक वास्तविक परिभाषा निकल करके आती है उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात उसका हम वास्तविक मुद्रा का जो परिभाषा है वो बताने जा रहे हैं कि मुद्रा में दो गुण है। कौन सा? पहला सामान्य स्वीकृति और दूसरा वैधानिकता। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा की जो वास्तविक परिभाषा निकल के आ रही है वो क्या है? गुणों का हमने वर्णन कर ही दिया कि पहला गुण सामान्य स्वीकृति, दूसरा गुण इसके अंदर कुछ गुण बता रहे हैं हम मुद्रा को। ये जो गुण है वो मुद्रा के गुण बता रहे हैं कि मुद्रा में दो गुण समाहित होते हैं। इन गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं, इन दोनों के आधार पर हम या मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम जो परिभाषा दे रहे हैं कंक्लूजन में आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आप एग्जाम में कोई भी दो डेफिनेशन जो आपको इजी लगती है आप उसका वर्णन करेंगे, पहले अर्थ बताएंगे, मुद्रा का अर्थ बताएंगे, आपके एक पैराग्राफ में मुद्रा का अर्थ बताते हुए उसकी दो परिभाषाओं को आप नोट करेंगे, कोई सी भी दो परिभाषा ले लेंगे, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन भी नीचे जो सामान्य परिभाषा वो देंगे, तब जाके आपका मुद्रा का अर्थ और परिभाषा बच्चों कंप्लीट होगी। सामान्य परिभाषा निम्न दी जाती है। देखिए स्टार्ट हो रहा है। अब जो मेन अपना टॉपिक है ये आप सामान्य परिभाषा के रूप में लिखेंगे नीचे कि सारी परिभाषा हम लोग परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर जो हमने कंक्लूजन निकाला उसके आधार पर मुद्रा की परिभाषा क्या या मुद्रा का अर्थ क्या निकल के आ रहा है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे या जो विनिमय का माध्यम, दो परिभाषाओं में जो चीज सबकी सही लगी उसके उनके आधार पर हमने लिखा विनिमय का माध्यम
मूल्य का मापक स्थगित भुगतानों के मान स्थगित भुगतानों के मान। कहने का तात्पर्य अगर आपको ध्यान हो कि वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयां थी वो सारी कठिनाइयां यहाँ पर मुद्रा के इन्वेंशन से दूर हो रही है। विनिमय का माध्यम हो गया मुद्रा, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन। मूल्य के संचय बताया था आपको बच्चों। संचय का मतलब इकट्ठा करना, स्टोर करना। संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र तथा विस्तृत। देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। लोगों द्वारा, सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये हमारी डेफिनेशन एक कंक्लूजन के रूप में निकल करके आती है बच्चों कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतान के मान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र तथा विस्तृत व सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमारा सेंटेंस थोड़ा लिख है कोमा लगा सकते हैं आप स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। तो कहने का मतलब है कि मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं उनके आधार पर हमने डिस्कस किया या अपना निष्कर्ष निकाला। तो क्या निकला बच्चों कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम। देखिए वो सारे कार्य जो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बहुत कठिन हुआ करते थे, उनको वह सारे कार्य मुद्रा के इन्वेंशन से सरल हो गए। यानी कि मुद्रा का अर्थ अगर हम देखा जाए तो उसके कार्यों से लिया गया है, जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों के मान, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। तो ये जो सारे कार्य हैं ये मुद्रा के अंतर्गत समाहित है। यानी मुद्रा एक कार्यवाहक है, एक कार्य करने की शक्ति इसके अंतर्गत विद्यमान है। किसके द्वारा शक्ति मिलती है? मुद्रा को सामान्य स्वीकृति या वैज्ञानिकता प्राप्त है तो उसके द्वारा वह अपना कार्य करती है। तो यही बताया है मुद्रा का जो अर्थ है वो इसी के रूप में लिया गया है कि मुद्रा का जो अर्थ है, सही मायने में कोई परिभाषा नहीं बनी है, वो जानना भी बहुत कठिन है, लेकिन मुद्रा का जो अर्थ है वो इसके कार्यों से लिया गया है। तो यही चीज हम बता रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, मुद्रा की परिभाषाएं, वो आज मुद्रा की अर्थ और परिभाषाओं को समझते हुए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आगे इसका वर्णन करेंगे मुद्रा के कार्यों का। पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं समझाते हुए इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आज हमने अपने वीडियो में यही चीजें थी कि हमने मुद्रा का अर्थ
पिछले वीडियो में समझा। मुद्रा की परिभाषाएं आज हमने विस्तार से एक एक परिभाषा को डिस्क्राइब करते हुए हमने अपनी परिभाषाओं को समझा और लास्ट में मुद्रा का कंक्लूजन निकालते हुए मुद्रा का एक ऐसी परिभाषा निकली जो मुद्रा के कार्यों से संबंधित थी। तो यही चीज बतानी चाह रहे हैं बच्चों कि आप हमारे इस वीडियो को देखें और इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करें और फिर वापस वो क्वेरी के रूप में पूछें, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा जो टॉपिक है वो आपको क्लियर होगा जाए। थैंक यू।